Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pengrafty. टुडे जी जो आज का लेक्चर होगा वो जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल को हम एनालिसिस करेंगे जिस तरह डेली करते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 11th of February 2024. क्यों करेंगे इन एडिटोरियल का एनालिसिस? तो उसकी ये रीज़न है कि इसके अंदर हमारे इंग्लिश एसे के अंदर जो मटेरियल यूज़ होना है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, सोशल साइंसेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाएगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो एरियाज हैं हमारे इस डिस्कशन के बाद जो है यहाँ इन एरियाज में हमें हेल्प मिलेगी। ये रहा आपका टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन 1, 2 एंड 3। ये 3 एडिटोरियल्स हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं इनको आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। हाँ, जो बच्चे समझते हैं कि हाँ ये जो लेक्चर दिया जा रहा है ये उनको हेल्पफुल है, उनकी मदद कर रहा है, उनके आइडियाज को मैच्योर कर रहा है, सो दे शुड मूव टुवर्ड्स ओपिनियंस, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर 1, 2, 3 एंड 4 ये जो सेक्शन ओपिनियन वाला है ये भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और इंशाल्लाह हर लेक्चर के सुनने के बाद आपको कोई ना कोई नई चीज जरूर मिलती है। आपके आइडियाज अगर मेच्योर हैं तो वो और ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं, अगर मेच्योर नहीं है तो दे मूव टुवर्ड मेच्योरिटी। और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, सीएसएस के अंदर, बीएमएस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मिलेगा जी डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक। इसी जो टुडे लेक्चर ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं वो फाइल आप। आपको मिल जाएगा टुडे डॉन न्यूज़पेपर का लिंक, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको मिलती रहे। चैप्टराइजेशन मैं कर दूंगा, इसकी 3 चैप्टर्स इसके बना दिए जाएंगे और वो आप अगर सुनना चाहें जो मर्जी जो सा पॉइंट एडिटोरियल आप सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, कमेंट आपने जरूर करना है, फीडबैक अपना देना है। और ये क्वेश्चन एक छोटा सा आपके लिए होता है जो डेली बेसिस के ऊपर पूछा जाता है ताकि जो उस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक हम बनाते हैं। नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन सेंटर। आपको पता है इलेक्शंस हो चुके हैं, सीट्स जो हैं वो बांटी जा रही हैं, मिल रही हैं गवर्नमेंट्स। तो कितनी सीट चाहिए ये आपने बताना है। कितनी सीट्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी पार्टी को सेंटर के अंदर यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर पावर हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो आपने नंबर ऑफ सीट्स हमको बताने हैं। फर्स्ट ओपिनियन एडिटोरियल्स मोर अनसर्टेनिटी। बात क्या करना चाहेगा? बात वो यही कहता है कि जनाब इलेक्शन से पहले तो हम ये कहते थे कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और मुल्क तरक्की करेगा। उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए, हमने उसके ऊपर ओपिनियंस भी मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर करेगी। एक जुमला तो हम बोल देते हैं कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं उससे बाहर निकलना है तो आपको उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन कैसे कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके इकोनॉमिक क्राइसिस को कवर करेगी, ये हम प्रीवियस डिबेट्स के अंदर जो है इसको काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी उम्मीद के अंदर जनाब अली इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इलेक्शंस के बाद तो अब फिर ये सूरत हाल नजर आ रही है कि जो हम इलेक्शन तो इसलिए करवाए थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, लेकिन अब समझ तो ये आ रही है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ख्वाब देखकर इलेक्शन करवाए गए थे हो सकता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान हासिल ना कर सके। कैसे ना हासिल कर सके, क्या वजह है, तो वो इसके अंदर वो आपके साथ डिस्कस करता है। और वो आइडिया क्या है वो मैं भी आपके साथ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है जी इलेक्शन हो चुके हैं, 8 फरवरी को हो गए हैं और जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कोई भी एक सिंगल पार्टी इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकी कि वो गवर्नमेंट बनाए। अब कितनी सीटें चाहिए, ये यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कितनी सीटें एक पार्टी को चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट अकेली बना सके। तो इतनी सीटें किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो लिहाजा अल्टीमेटली फिर क्या होगा, एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से राब्ता करेगी
और मिलजुल कर वो क्या करेंगे, सीटें पूरी करेंगे और सीटें पूरी करने के बाद कोalition गवर्नमेंट वो बना लेंगे। ठीक है, और यही सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है। तो अब ऑप्शंस क्या है कोalition गवर्नमेंट बनने की, जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है, तो उसमें यह है कि पीटीआई के साथ तो कोई मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है, तो बनने क्या वाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल पार्टी, आपस में इन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया है, जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ, एमक्यूएमपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो ये सारे मिलजुल कर आपस में क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। और वो गवर्नमेंट क्या होगी, एक कोalition गवर्नमेंट होगी। अब ठीक है, ये तो बन गई गवर्नमेंट, ये इस तरह की ही गवर्नमेंट बननी है। तो बेसिकली बात वो ये करना चाहता है कि ये सारे मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, तो इलेक्शंस से पहले भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी। पीडीएम क्या था, यही तो था। तो मतलब क्या है कि हमारे सामने आने वाला है पीडीएम 2.0, दूसरा वर्जन पीडीएम का। पहला वर्जन तो हम झेल चुके, जो पहला वर्जन था पीडीएम का, कि जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, जमात इस्लामी जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, और दूसरी जो एमक्यूएम वगैरह मिलकर इन सब ने एक पीडीएम गवर्नमेंट बना ली और पीटीआई को पावर से नीचे उतार दिया, इमरान खान को उसको घर भेज दिया। अब इलेक्शन हो गए, लेकिन अब फिर दोबारा हमें पीडीएम 2.0 का वर्जन हमारे सामने नजर आ रहा है कि यही बनने वाला है। तो वो कहता है ठीक है भाई, आप बना लो पीडीएम 2.0, लेकिन मतलब तो ये है कि जिस तरह आप लोगों ने फिर पीडीएम 1 वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया था, अगर उसी शक्ल का आपने पीडीएम 2 वर्जन इशू करवाना है, तो फिर तो मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान का हाल तो फिर बुरा ही होने वाला है। फिर हम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ख्वाब देख रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के ख्वाब देख रहे थे इलेक्शंस के बाद, तो मतलब है कि वो ख्वाब तो हमारे पूरे होने वाले नहीं हैं। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये बताता है कि पीडीएम जो पहला वर्जन था उसमें क्या हुआ। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बन जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब कोई भी जब काम होता है ना गलत, महंगाई हो जाती है, तो जब इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से पूछा जाता है, तो ये कहते हैं हम जी बिल्कुल ये जो काम किया है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हेड कर रही है, हमारा तो इसके अंदर कोई अमल दखल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सारा का सारा कसूर किसका था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का था, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी वजह से आप इन्फ्लेशन हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो इनके जो बंदे हैं वो कहते हैं जनाब ये हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब मिलकर कर रहे हैं, पीडीएम वाले सारी पार्टीज हैं, तो लिहाजा हम अकेली पार्टी जो है वो जवाबदेह नहीं है आपके, हमारी अकेली पार्टी का कसूर नहीं है, तो लिहाजा आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना करें, ये सारी हम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, क्योंकि हम पीडीएम है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है, हमारा अकेले का काम नहीं है। तो इन अ नटशेल ये है कि जनाब जब कोई काम खराब हो जाता था, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम के अंदर जिम्मेदारी नहीं लेती थी। जब उससे पूछा जाता था वो दूसरे पर डाल देता था, जब दूसरे से पूछा जाता था वो पहले पर डाल देता था। तो कोई बंदा भी जो है वो पब्लिक का जो ब्रेथ है, यानी कि जो पब्लिक का गुस्सा है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल पार्टी वाले छोड़ देते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अल्टीमेटली जब उनसे पूछा जाता था, तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पे फेंक देती थी या दूसरी जमातों के ऊपर फेंक देती थी कि जनाब वो भी तो साथ ही हैं। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसका था, तो जो लोग थे वो ज्यादातर इन्हीं को क्रिटिसाइज करते थे कि ये सारी इकोनॉमी की महंगाई हो रही है, तबाही हो रही है मुल्क में, तो यही हाल कर रहे हैं। तो कहते हैं ये था पीडीएम 1 वर्जन, जिसके अंदर कोई जिम्मेदारी लेने वाला है ही नहीं, जिससे पूछा जाए वो दूसरे के ऊपर फेंक देता था अपने सारा मामला। तो कहता है कि क्या फिर अब जब ये कोalition से गवर्नमेंट बनाएंगे, तो बात तो ये है, तो फिर जब ये क्वेश्चन कहता है अब ये है कि पीडीएम 2.0 इन्होंने वर्जन क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या फिर जो एजेंडा होगा वो किस पार्टी का होगा, किस पार्टी के एजेंडे को प्रायोरिटी दी जाएगी। हर पार्टी का एजेंडा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन तो ये है कि किस पार्टी के एजेंडे को आप लोग जो है प्रायोरिटी देंगे जब पीडीएम 2 आएगी। दूसरा, किस तरह से आप लोग जो है स्टेबिलिटी लाएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे। हाँ, ठीक है ना। और लीडरशिप जिसकी इस मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कहाँ से लेकर आएंगे। जिस तरह पीडीएम 1 थी, तो पीडीएम 2 के पास तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये तो बड़ी कमजोर सी गवर्नमेंट होगी, इनके पास तो इतनी है ही नहीं पावर कि ये बहुत बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स कर सकें। ठीक है, फिर वो आगे कहता है मोर इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों ने जो वोट दिया था वो पीडीएम 2.0 के लिए नहीं दिया था। लोग जो इतनी ज्यादा तादाद में निकले थे, जो किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, किसी ने पीटीआई इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स को वोट दिया, किसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिया,
तो लोगों की ये नहीं था लोगों के ज़हन में कि आप लोग फिर दोबारा सारे मिलकर पीडीएम 2 जैसी एक नई गवर्नमेंट बनाकर उनके सामने रख देंगे, जो कि बकवास किस्म की गवर्नमेंट थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, मुल्क का बेड़ा गर्क आप लोगों ने कर दिया। और उसके बाद जिससे पूछा जाता था वो आगे से रिप्लाई देने का मुनासिब ही नहीं समझता, एक दूसरे के ऊपर फेंक देता था। तो लोगों ने तो उस पीडीएम से तंग आकर ये जो इतना वोट दिया है कि अपनी मर्जी का जो है वो बंदा लेकर आए। तो आप लोग जो है अपनी मर्जी से ही ये पीडीएम 2.0 वर्जन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जो ख्वाब देखा जा रहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो फिर फुलफिल नहीं होने वाला पाकिस्तान का, और ना ही इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक होने वाली है। तो कहता है कि ये सारी सूरत हाल के बाद दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। नंबर वन ये आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो फतह है, जिसको वो फतह काउंट कर रहा है, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। मैं वो न्यूज़पेपर की बातों के ऊपर नहीं जाना चाहता कि जिस तरह उन्होंने विक्ट्री की स्पीच कर दी पहले ही आकर, अभी इलेक्शंस रिजल्ट्स आ रहे हैं, बात वो नहीं है। तो बात ये जो मेन बात है कि वो कहता है कि ये जो विक्ट्री अपने आप को कह रहे हैं ना कि हमने फतह हासिल कर ली है, ये इनकी जो है ना मोर बिटर देन स्वीट, स्वीट से भी ज्यादा जो है ना ये खट्टी है इनकी ये फतह। क्यों? क्योंकि अब जो इस तरह से ये गवर्नमेंट बनाएंगे ना, पीडीएम जैसी कोalition गवर्नमेंट, तो ये सारी की सारी थ्रू आउट गवर्नमेंट जो है ना, ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए डांस करते रहेंगे। यानी कि पॉलिटिकल सर्वाइवल, कभी किसी को मनाते रहेंगे, कभी कोई रूठ जाएगा, कभी कोई चला जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। तो ये क्या करते रहेंगे, इनसे गवर्नमेंट जो है बड़ी कमजोर सी गवर्नमेंट होगी। इनको हमेशा यही डर लगा रहेगा कि आज भी गए और आज कल भी गए। तो ये जो गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट होती है ना, कोalition की गवर्नमेंट, तो ये बड़ी ही इनकी वीक गवर्नमेंट किस्म की गवर्नमेंट रहेगी। दूसरी चीज वो कहता है कि सेकंड फोर्स जो है, आउटसाइड फोर्स, ये इस तरह की जो कमजोर गवर्नमेंट्स होती हैं ना, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। कि ये जो आउटसाइड फोर्सेस होती है ना, इस तरह की कोalition गवर्नमेंट से, और इसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान पहले पीटीआई की शक्ल के अंदर कर चुका है। कि पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ बंदों को मिलाकर क्या किया गया था, कोalition जिसके अंदर एमक्यूएम जो थी, इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो है कोalition के साथ एक गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके सामने है कि थोड़ा-सा एक्सटर्नल प्रेशर आया और वही लोग जो इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, वो इसके साथ टूटकर अलहदा हो गए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर इसको पावर से उतार दिया। तो कहता है इनका भी यही हाल होगा कि इस तरह की जो कोalition गवर्नमेंट होती है, जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस बनता है, वो एंड पर एक वीक किस्म की गवर्नमेंट बनती है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस तरह की जो वीक गवर्नमेंट्स होती हैं, कोalition किस्म की गवर्नमेंट जो होती हैं, उनको तोड़ना। और इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो बात क्या है, बात सिंपल सी है जनाब, कि एक डिजिट है जो आपको चाहिए, एक सीट्स का नंबर जो है आपको चाहिए, उतनी सीटें अगर आप लोग मिलकर सारे बना लेते हैं तो आप गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो बाहर अमेरिका या कोई और फॉरेन कंट्री जो है, अगर उसको आपके साथ नहीं बन रही, जो आपका प्राइम मिनिस्टर कोalition गवर्नमेंट का है, तो वो क्या करेगी कि अगर नीचे ए बी सी डी ये चार पार्टीज ने मिलकर क्या किया है, गवर्नमेंट बनाई है कोalition की, तो इनमें से वो किसी एक पार्टी को, फॉर एग्जांपल डी को क्या करेगी, राब्ता करेगी, इसको अच्छे खासे वो पैसे या किसी किस्म के भी वो जो है ये जो उनके इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल करने का वादा करेगी, और इसको कहेगी इसके आप लोग अलहदा हो जाएं। तो वो इससे अलहदा हो जाएंगी, तो जब ये इससे अलहदा हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से जो फॉरेन एक्टर्स हैं, जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, वो इस तरह की गवर्नमेंट्स को बड़े इजीली, बड़े आसानी के साथ क्या कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज वो कहता है कि जनाब पीडीएम 2 वर्जन का मतलब यही है कि ए पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर गवर्नमेंट आने वाली है, जिसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसके साथ साथ वो थ्रू आउट, जब तक वो 5 साल के लिए अगर रहती है, तो 5 साल वो बस तरले मिन्नतों के ऊपर ही रहेगी सर्वाइवल के लिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको मनाती रहेगी। किसी किस्म की वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी, जिससे जो है लोगों को, पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्राइसिस जो है वो दूर हो सके, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो इतने बड़े बड़े फैसले कर सके। उसको सबको साथ लेकर चलाना पड़ेगा, और जब सबको जो वो साथ लेकर चलाएगी, तो अब इसका मतलब यही है कि वो कुछ भी नहीं करेगी, बस चलाएगी ही। तो पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इस चीज को लेकर जाऊं, तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर आपके सामने है जो हाल हो रहा है। इलेक्शंस हो गए हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलकर अब इलेक्शंस के बाद पीडीएम 2 जो है वो लॉन्च करने वाली हैं। और पीडीएम 2 का मतलब है एक वीक किस्म की, कमजोर किस्म की गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से आपको नहीं निकाल सकेगी। और इसका मतलब है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके यहाँ एग्जिस्ट करती रहेगी इस वीक गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है। और इसकी मैं एक सिंपलेस्ट सी, पहले भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताता कि ये बड़ा आसान सी तरी चीज है समझना कि वीक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से आपको बाहर नहीं निकाल सकती। उसकी सादा सी रीजन ये है कि देखें जी, जब एक गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है जैसे बन जाती है, ठीक है ना, वीक गवर्नमेंट जिसको मैं कह रहा हूं, वो बन जाती है, पावर में आ जाती है। अब आपको इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको चाहिए क्या, रिफॉर्म्स आपने करनी है। अब रिफॉर्म्स में क्या है, बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं। वन ऑफ दम इस क्या है कि आप लोग जो अलीड क्लास है, जो बिजनेसमैन क्लास है, उसके ऊपर आप लोग टैक्स लगाएं, उसकी आप लोग सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दें। ठीक है ना। तो जब आप ये काम करेंगे तो इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन ये जो बिजनेसमैन क्लास है, ये जो टाइकून्स हैं, ये आपके ये जो वीक सी गवर्नमेंट्स है इससे ज्यादा पावरफुल है। तो आप लोग फिर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे ये नाराज हों। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वही फिर ए बी सी डी 4 गवर्नमेंट्स में तो किसी एक पार्टी को आपसे अलहदा करवा के आपकी जो है गवर्नमेंट ही खत्म करवा देंगे। तो जस्ट लाइक दिस और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो एग्जिस्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर इस वीक गवर्नमेंट की वजह से, पीडीएम 2 जो लॉन्च होने वाला है उसकी वजह से, और इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरह आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसका नेटशल ये है कि जनाब अली, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ रही है। दोबारा से इलेक्शंस के बाद भी कोई पॉजिटिव सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। और दूसरी तरफ जब ये बढ़ रही है तो आपका जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो नीचे को आना शुरू हो गई है, वो नीचे को गिरेगी। यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी जो ख्वाब थे, जो उम्मीदें थी, उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। दूसरा आपका जो एडिटोरियल है वो है कम्युनल फ्रेंजी। कम्युनल फ्रेंजी के अंदर जी क्या बात होगी, इसके अंदर बात होगी आपके इंडिया की, किस तरह से जो पाक इंडिया है वहां पर मुसलमानों के राइट्स की वायलेशन हो रही है। ना कि सिर्फ मुसलमानों के राइट्स की वायलेशन हो रही है बल्कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनकी भी वायलेशन हो रही है। तो वो ये चीज जो है एक्सप्लेन करता है कि ये जो काम हो रहा है इससे वहां पर कम्युनल फ्रेंडसी जो है उसके रिजल्ट्स जो है फाइनली हमारे सामने आ जाएंगे। अब कम्युनल फ्रेंडसी, कम्युनल क्या होता है बेसिकली, कम्युनल ये होता है शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। सारी की सारी जो कम्युनिटी है ना, उसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, कम्युनल है। उनके आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट एक सिस्टम है। तो फ्रेंडसी बेसिकली क्या होता है, फ्रेंडसी होता है कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि सॉफ्ट ना हो, जंगली किस्म का बिहेवियर, गुस्से वाला बिहेवियर, ठीक है ना, पागलपन वाला बिहेवियर, ये होता है बेसिकली अनकंट्रोल्ड बिहेवियर। ठीक है ना, ऐसी सूरत हाल जो अनकंट्रोल्ड हो, जंगली किस्म की हो, बुरी हो, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन से। तो कम्युनल फ्रेंडसी मतलब क्या है कि इस तरह के जो आप वहां पर वायलेशन हो रही हैं, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वहां पर मुसलमानों की या मिनोरिटी की, उनकी जो है ना बिहेवियर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या होता जा रहा है, प्रेशर डेवलप होता जा रहा है। और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि फिर वो प्रेशर डेवलप होने की वजह से वो फट जाएगा और ये जो इंडिया की सोसाइटी है उसको काफी नुकसान पहुंचेगा इससे। तो ये बेसिकली वो बात करना चाह रहा है। आगे वो क्या बताता है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर या मुख्तलिफ चीजों के अंदर। तो पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ, उसने तो चलो एडिटोरियल अपने हिसाब से लिख दिया, तो मैंने इसको थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज किया है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर हो क्या रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद लास्ट पे आपको बताऊंगा कि वो कौन है जो ये सारे मामला कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक हो गया। तो पहली चीज कि वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एडिटोरियल लिखा गया। तो वहां पर ये हो रहा है इंडिया के अंदर फिलहाल कि वहां पर जो मस्जिद है मुसलमानों की या मदरसे हैं, उनको गिरा कर, तबाह कर खत्म कर डिमोलिश कर वहां पर टेम्पल बनाए जा रहे हैं। और उसकी एक लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो राम मंदिर का जो टेम्पल है, जो कि 22 जनवरी 2024 को जिसकी इनॉग्रेशन होती है। और ये कहाँ बनाया जाता है, बाबरी मस्जिद को क्या करके, अरेज करके उसके एक पोर्शन को, तो वहां पर ये राम मंदिर का टेम्पल बना दिया जाता है। इसके ऊपर हमने प्रीवियस मंथ के अंदर जब इसकी ओपनिंग थी 22 जनवरी को, उससे पहले भी और उसके बाद भी
अपने ओपिनियंस के अंदर, एडिटोरियल्स के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ओपिनियंस आए थे और काफ़ी इसके ऊपर डिबेट भी की थी मुख्तलिफ एंगल्स से कि इसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं वहाँ के लोगों को, इससे क्या यानी कि इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान के इसके ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, रीजन के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और यहाँ तक कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया की इन हरकतों के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर जो है अपने जनवरी के जो ओपिनियंस हैं या एडिटोरियल्स हैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपने सुनी है तो आपके काफ़ी आइडियाज मेच्योर हो चुके होंगे। अब ये हो गया काम जी, 22 ऑफ जनवरी को राम मंदिर का टेम्पल बना दिया जाता है। कहाँ पर? बाबरी मस्जिद जो थी, जो कि बाबर ने बनाई थी, उसको अरेज करके उसके एक पोर्शन को तो वहां पर बना दिया जाता है। ये हो गया जी इतना। नेक्स्ट अब क्या होता है? दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि अभी जो फ्राइडे गुजरा है, फ्राइडे वाले दिन 5 लोगों को मार दिया जाता है जो कि मुसलमान हैं। कब वो मरते हैं? क्लैशेस विद पुलिस, पुलिस के साथ क्लैश हो जाता है और वो मर जाते हैं। अब क्लैश क्यों होता है? क्लैश इसलिए होता है कि उत्तराखंड की जो स्टेट है, इंडिया की जो उत्तराखंड की स्टेट है, वहां पर एक मदरसा था और उस मदरसे को क्या किया गया? बुलडोजर के इस्तेमाल करके उसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया और कहा यह गया कि जब वो इंडिया की जो ऑफिशियल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी बंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना मदरसे का, ये वाज इलीगल था, ये लीगल नहीं था, इलीगल है ये स्ट्रक्चर। ठीक है ना, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है। तो ये एक किस्म की एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के तहत क्या किया गया? इस मदरसे को तोड़ दिया गया। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर अल्टीमेटली वहां के जो भी मदरसे के स्टूडेंट्स थे या वहाँ के लोग थे, उन्होंने जब अपना स्ट्राइक की या इसके रिस्पॉन्स में आगे बढ़े तो पुलिस के साथ उनका क्लैश हुआ, तो उसके अंदर 5 लोग जो है उनकी डेथ होगी और वो सारे के सारे मुसलमान थे। तो एक चीज तो ये होगी। अब यहाँ पर जो खंड स्टेट है वो आप देख लें, ये एक नॉर्थन स्टेट है इंडिया की, उत्तराखंड। यहाँ मैप के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये है उत्तराखंड की स्टेट, ये नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया है उत्तराखंड। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली जो पाकिस्तान का मैप है, ये हम लोग यहाँ तक शो करवाते हैं बेसिकली, ये इंडिया वालों ने क्योंकि बनाई हुआ है मैप। तो यहाँ तक हम जो है, ये वाला जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, ये आज़ाद कश्मीर है और ये वाला जो है दूसरा इंडिया के पास कश्मीर है, ये वाला है। ठीक है, तो आपने जो पाकिस्तान का मैप है वो गौर से जरा कर लेना सेट इसको। तो उत्तराखंड जो है बेसिकली एक नॉर्थर्न स्टेट है और यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड के अंदर एक काम तो ये हो गया जो मैंने अभी आपके साथ मेंशन किया कि वहां पर एक मदरसे को तोड़कर एक पहले काम ये किया गया। अब दूसरा काम वहां पर ये होता है कि जो उत्तराखंड की जो है ना नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? वो ये कर रही है, उन्होंने एक ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना वो पास कर दिया है, एक लॉ पास कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें क्या है? उसमें ये कहा गया है कि जो लॉज हैं मैरिज के, शादी के, डिवोर्स के और जो इनहेरिटेंस है, यानी कि आपको जो अबाउजदाद से जायदाद मिलती है, तो इस किस्म के जो लॉज है ना उन्होंने बनाए हैं सबके लिए। ये नहीं है कि मुसलमानों के, देखिए मैरिज के लॉज डिफरेंट हैं, डिवोर्स के लॉज डिफरेंट हैं, इनहेरिटेंस के लॉज मुसलमानों के डिफरेंट हैं। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया है कि जनाब ये वाला जो मैं कोड बना रहा हूं ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बेशक वो कोई मुसलमान है, वो कोई क्रिश्चियन है या वो कोई भी है, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो ये उन्होंने कहा है कि एक कंट्रोवर्शियल एक मूव है जो कि रिलीजियस लॉ जो हैं उनको क्या कर रहा है, उनकी वायलेशन कर रहा है। तो एक काम ये उन्होंने कर दिया। ठीक है ना, फिर एंड पे वो ये कहता है द प्लान टू इन्फोर्स यूनिफॉर्म लीगल कोड नेशनली इज अ बैड वन। ये बिल्कुल एक गलत चीज है कि ये एक क्या है, मिनोरिटीज के राइट्स की वायलेशन है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदूज रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ क्रिश्चियन रह रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर शराब का इस्तेमाल मुसलमान नहीं कर सकते। अगर कोई मुसलमान शराब के साथ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कुछ लाज हैं जो अप्लाई होते हैं और उसको सजा मिलती है। लेकिन उसके बरक्स जो क्रिश्चियंस हैं, उनको अगर उनके पास शराब है तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके रिलीजन ने उनको परमिशन दी है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है क्रिश्चियंस, उनको इस चीज़ की परमिशन दी हुई है या ठीक है, ये जो है एक लिमिट के अंदर या जो भी एक पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ये क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, मिनोरिटीज राइट्स की हम वेरिएशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम भी ये करना शुरू कर दें कि जिस तरह से हम डिवोर्स देते हैं, जिस तरह से हम शादी करते हैं, जिस तरह से हमारे इनहेरिटेंस के लाज हैं कि बीवी को 1/8 मिलना है, बच्चों के लड़के को 2 हिस्से मिलने हैं जायदाद में, लड़के को 1 हिस्सा मिलना है, तो ये हम एप्लीकेबल कर दें सबके ऊपर,
बेशक वो क्रिश्चियन हो, बेशक वो यहाँ पर कोई हिंदू हो, कोई भी किसी मजहब का हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमसे नफरत करेंगे जो भी यहाँ पर माइनॉरिटीज रह रही हैं। तो यही चीज जो है इंडिया के अंदर हो रही है कि वो उसने क्या किया है, उत्तराखंड जो है उनकी स्टेट, उसने ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया है कि जनाब ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन ये एक गलत चीज है, ठीक है। अब एक चीज तो हमने ये लॉ के बारे में देख ली, उससे पहले जो हमने चीज देखी थी वो मदरसों और मस्जिदों को वहां पर अरेस्ट किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं इनको चैन से मुसलमानों को या दूसरी माइनॉरिटीज को आराम से क्यों नहीं रहने देते, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। तो इसमें ये है कि असल में जो मुसलमानों का कल्चर है और जो वहां पर उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको वो खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब क्यों खत्म करना चाहते हैं और कौन है जो ये चांद खत्म करना चाहता है। खत्म इसलिए करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ताकि जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का है, और हिंदुओं का हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ पर हिंदू ही है और हिंदुओं की जो है वो यहीं पर रहेंगे, सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, कोई और यहाँ पर नहीं रह सकता। अब कौन है जो इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है वहां पर, कौन है जो दूसरों को आजादी के साथ नहीं रहने देता। तो वो जनाबी अली हैं आपके जो बीजेपी वाले हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं। और ये काम अब क्यों हो रहे हैं, अब क्यों टेम्पल वहां पर बन रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है। अब इसको मैंने अपने प्रीवियस ओपिनियंस के अंदर जो है जनवरी वाले के अंदर इलेक्शंस को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, इस नरेंद्र मोदी के इस एक्शंस को, राम टेम्पल को, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने से पहले रिलीजन का पॉलिटिक्स के अंदर क्या अमल था, कैद आजम साहब ने किस तरह से रिलीजन को इस्तेमाल किया, उसके बाद आज के दौर में पॉलिटिशियंस किस तरह से रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिबेट हमारी ओपिनियंस के अंदर हो चुकी है जो जनवरी के ओपिनियंस है। बहरहाल, तो कौन है, वो है जी बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी साहब हैं जो कि इलेक्शंस आने वाले हैं और वो ये काम कर रहे हैं। अब वो बीजेपी क्यों ये काम कर रही है जी इलेक्शन जीतने के लिए। अब बीजेपी के एक जो है पीछे एक और बहुत बड़ी फोर्स है। अब वो फोर्स कौन सी है, वो जनाबी अली फोर्स है आपकी ये वाली, ये है जी आपका संघ परिवार, ठीक है ना। ये संघ परिवार की एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर बीजेपी चल रही है। अब संघ परिवार जो है वो सारे का सारे को हम लोग कहते हैं संघ परिवार। जितना आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है ये सारे का सारा है संघ परिवार। इसके अंदर पहला है आरएसएस जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी का क्या है, सोर्स है। अब आरएसएस के आगे विंग्स हैं जिनके अंदर बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल विंग है, जहां से पीएम जो है वो बनते हैं कौन, नरेंद्र मोदी साहब, और वो अभी भी इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। सो दैट इज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, और उसके अंदर फिर ये एक रिलीजियस विंग, ये एक सोशल सर्विस विंग, और ये आगे इसके और दूसरे विंग्स हैं सारे के सारे। अब ये सारे का सारा क्या बनता है, संघ परिवार। और ये आइडियोलॉजी है जनाबी अली आरएसएस की, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, ये सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर रहना है किसी दूसरी मिनोरिटी में तो उनके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ये ऑप्शन है कि जनाब वो कन्वर्ट हो जाए हिंदुइज्म में, वापस हिंदू बन जाए और यहाँ पर रहें। दूसरा ये है कि वो इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं। अगर वो नहीं छोड़कर जाते और ना ही वो हिंदुइज्म में वापस कन्वर्ट होते हैं तो फिर उनके लिए इस मुल्क के अंदर किसी किस्म के राइट्स की हम गारंटी नहीं देते। उनको हम एज ए सिटीजन भी जो है राइट्स दे नहीं देंगे। उनको हम सिटीजन के जो राइट्स हैं वो भी उनको कंसिडर नहीं करेंगे, दर्जा वन का सिटीजन भी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है और इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है आरएसएस के थ्रू। और इसका फायदा ये हो रहा है कि वहां पाक इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको पता है हिंदूज हैं। तो इस चीज का फायदा इसको, आरएसएस को, बीजेपी को ये हो रहा है कि लोग इसको वोट डालते हैं मजहब के नाम पर, और फिर ये क्या जाता है, जीत जाती है और पावर में आ जाती है। और अब जो है क्योंकि इलेक्शंस मई के अंदर इंडिया में इलेक्शन होने वाला है, तो फिर अब ये एक बड़ा आइडियल टाइम है। तो अभी इसलिए उन्होंने 22 जनवरी को क्या किया, राम टेम्पल की ओपनिंग कर दी ताकि लोग जो है बीजेपी को क्या करें, वोट डालें। सो दैट इज द होल स्टोरी जनाब, इस एडिटोरियल की प्रीवियस भी और आज अभी वाली भी। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो इंडिया की मैंने आपके साथ बात की, मुसलमानों के राइट्स की बात की, या दूसरी मिनोरिटीज के राइट्स की, तो क्या सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। आरएसएस क्या है, बीजेपी क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कम्युनिटी
जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और इंडिया का फ्यूचर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फ्यूचर इंडिया का जो है वो डार्क होगा, ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जो है वो नफरत पैदा होनी शुरू हो गई है इस चीज को लेकर। ठीक है जी। और आगे अब हम चलते हैं, आपके जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, न्यू पीसीबी चीफ। न्यू पीसीबी चीफ के अंदर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट की बात उन्होंने कर दी है जनाब अली। तो इसमें जो पेपर पर्सपेक्टिव में तो खास चीज हमारे लिए थी नहीं। जो एक तो थी मोहसिन नकवी, जो प्राइम पंजाब के सीएम साहब हैं, अभी केयर टेकर सीएम थे मोहसिन नकवी पंजाब के, वो बन गए हैं पीसीबी के चेयरमैन जनाब अली, चीफ बन चुके हैं। ठीक है। बाबर साहब जो हैं, तो इनके चीफ बनने के बाद ये एक पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम जो पहले कैप्टन था वो वापस आ जाएगा, उसको दोबारा से कैप्टनशिप दे दी जाएगी। ज़का अशरफ जो थे इससे पहले पीसीबी के इंटरम मैनेजमेंट कमेटी के हेड थे जब इंटरम गवर्नमेंट थी, तो तब उन्होंने बाबर आजम को जो है पुअर परफॉर्मेंस जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ वहां पर हुई, तो उसके बाद उसको उतार दिया गया और शहीन शाह अफरीदी वगैरह और एक और लड़का था उसको लगा दिया गया। तो अभी जो कहता है कि मोहसिन नकवी साहब का 3 साल का टेन्योर है बेसिकली, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नई गवर्नमेंट कौन सी आती है, क्योंकि ये सीट ऐसी है कि जो नई गवर्नमेंट है वो उसको बदल भी सकती है। बहरहाल ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पुअर परफॉर्मेंस दे रही है क्रिकेट टीम। टेस्ट की बात कर लें, ओडीआई की बात कर लें या टी20 की बात कर लें, इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर पुअर परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो ये एक किस्म की आप समझ लें न्यूज टाइप चीज थी इसके अंदर। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं स्पोर्ट्स को लेकर जाता हूँ, तो आप अपनी ये इस स्पोर्ट्स के बारे में आप जनरल जो आप बता सकते हैं वो आप कह सकते हैं कि जनाब स्पोर्ट्स जो है ये एक हेल्थी एक्टिविटी है। नंबर वन, ये एक हेल्थी एक्टिविटी है। इससे आपकी जो सोसाइटी है वो कई किस्म के क्राइम से बच जाती है। लोग जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनका जहन जो है वो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, वो इस तरफ बिजी रहेंगे, हेल्थ स्पोर्ट्स की तरफ, तो हेल्थ आपकी जो सोसाइटी की बेहतर रहेगी। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन का दौर है जनाबी अली, तो आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। ठीक है। तो आप जैसे वर्ल्ड कप होते हैं, अभी कतर के अंदर आपको पता फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर पूरी दुनिया से लोग आए, तो वहां ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर आप स्पोर्ट्स के थ्रू जो है अपने मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो सकती है, स्पोर्ट्स के थ्रू आप एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज के ऊपर। और ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमको कई दफ़ा नजर आई। जैसे कि मुशर्रफ के दौर के अंदर मुशर्रफ इंडिया गया वर्ल्ड कप देखने, अपना क्रिकेट का जो वर्ल्ड आई थिंक वर्ल्ड कप था या क्या था, तो वह वहां पर जाता है और वहां पर फिर वाजपेयी साहब थे, उनके साथ मुलाकात उनकी होती है, तो बैक चैनल के ऊपर दुनिया के सामने वो स्पोर्ट्स के एक बहाने से वहां पर गए, बैक चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने अपने मामलात को तय किया, एक बहाना मिल गया उनको डिस्कशन करने का, बिजनेस का एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जैसे फ़लस्तीन के साथ हुआ, जब फ़लस्तीन के जो राइट्स की वायलेशन हो रही थी तो हमने देखा कि फुटबॉल की जो टीम है, मुख्तलिफ किस्म के जो फुटबॉल के मैचेस थे वहाँ पर जो है फ़लस्तीन वालों का क्या किया गया, झंडा लहराया गया, उनके साथ यकजहती का जो है एक दिया गया, मैसेज दिया गया। तो पूरी दुनिया के सामने ये बात आ जाती है फिर जब वो टीवी के सामने कि ये फ्लैग किस कंट्री का है और ये क्यों लहराया जा रहा है। तो जहाँ फिर इससे क्या होता है, पता चलता है कि इस मुल्क के साथ जो है वायलेशन हो रही है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की। तो जस्ट लाइक दिस जो है ये मुख्तलिफ एंगल्स में आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये रहा आपका जो टुडे एडिटोरियल का जो लेक्चर था जी। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।